नमस्कार दोस्तों। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पर विचार करेगी कि जो आसपा एक्ट लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में उसको हटाया जाए। नाउ अगर आप बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट रहा है, इसकी हिस्ट्री भी बहुत डिस्टर्ब्ड रही है। तो वहां पर आसपा इन्वोक किया गया था। अब आसपा का मतलब है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट। अब बेसिकली देखो, अमित शाह जी ने जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये बोला कि पहले जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति इतनी खराब थी, वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर चल रहे थे और वहां की जो पुलिस फोर्सेस थी उन पर ट्रस्ट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट को। खास तौर से उन्होंने पुलिस फोर्सेस को इसमें बोला है कि पुलिस फोर्सेस पर ट्रस्ट नहीं था और इसलिए वहां पर आसपा को इन्वोक करना पड़ा था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुलिस फोर्स थी ना वहां पर पहले उस बहुत ज़्यादा करप्शन था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन्होंने उसमें रेखांकित किया, कहा स्टेट गवर्नमेंट ही इतनी करप्ट थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पुलिस फोर्सेस भी करप्ट ही होंगी। तो उस सारी चीज़ों को लेकर के कह रहे थे वो कि पुलिस फोर्स इतनी करप्ट थी इसीलिए हमें वहाँ पर आसपा को इन्वोक करना पड़ा था, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट को। और आज की डेट में जो पुलिस फोर्स हैं अकेले वो बहुत सारे ऑपरेशंस को लीड कर रही हैं, ऑपरेशन चला रही हैं। तो आज की डेट जब हम जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं तो वहां पर पुलिस फोर्स के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा किया जा सकता है और पुलिस फोर्स बहुत अच्छे से काम कर रही है कश्मीर के अंदर में। और इसीलिए सेंटर जो है वो ये सोच रहा है कि वहां से आसपा एक्ट को ही पूरा हटा दिया जाए। नाउ ये जो एक्ट है ना आसपा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट, ये एक्चुअल में बहुत डिबेटेबल मतलब बहुत इनफेमस एक्ट है। इनफेमस क्यों है ये एक्ट? बिकॉज इस एक्ट के थ्रू आर्म्ड फोर्सेस को बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। जैसे पावर उनके पास स्वीपिंग पावर्स हैं कि वो किसी को भी किसी के भी प्रेमिसेस को सर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी शक है, उनको थोड़ा सा भी शक हुआ उसके प्रेमिसेस को सर्च कर सकते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। अब देखो अरेस्ट करने के ना बहुत सारे नियम होते हैं। अरेस्ट करना जितना हमें आसान लगता है ना कि पुलिस आई हथकड़ी पहनाई और अरेस्ट करके लेके चली गई, उतना आसान होता नहीं है। सीआरपीसी और आईपीसी को मिला करके बहुत सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है। पहले एप्लीकेशन होती है, फिर एप्लीकेशन के बाद वो इनको डिसाइड करना होता है कि ये ऑफेंस जो है वो एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ऑफेंस हुआ होता है उसके बाद इनको डिसाइड करना होता है कि बेलेबल है नॉन बेलेबल है। उसके बाद उस हिसाब से मजिस्ट्रेट से परमिशन लो या डायरेक्ट अपना एक्ट करो। फिर उसके बाद आप अरेस्ट करते हो, अरेस्ट करने के 24 आवर्स में प्रेजेंट करते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब टू मैनी ऑफ रूल्स है जो कि सीआरपीसी मेंशन करता है अरेस्ट को लेकर के। अब उन अरेस्ट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो आसपा के अंदर में आर्म्ड फोर्सेस पर नहीं लगते हैं और इसीलिए डायरेक्टली ये लोग अरेस्ट करते हैं। और लगातार ऐसा भी बताया जाता है कि 72 घंटे तक ये लोग पूछताछ करते हैं। इस तरीके की पावर्स होती है इनके पास। किसी को भी इनफैक्ट आसपा के अंदर में इतनी भी पावर होती है आर्म्ड फोर्सेस को कि वो किसी को भी शूट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहा है तो उसको वो डायरेक्टली शूट कर सकते हैं। अगर किसी के पास उनको पता है कि एम्यूनिशन है, आर्म्स है और उनको रीजनेबल थोड़ा सा भी अप्रीहेंशन होता है उस पर्सन पे या डाउट होता है तो उसको वो शूट कर सकते हैं बिल्कुल तुरंत ही। तो इतनी सारी स्वीपिंग पावर्स जब किसी के पास होती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ के लोगों को भी होगी। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनफेमस एक्ट है ये आर्म फोर्स स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट। वहाँ के लोग कहते थे कि जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा सख्ती बरतती है हम पर और ये आसपा की वजह से वो जो चाहती है वो करती है। हालांकि मिलिट्री का ये कहना था इसमें कि ये ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि इतने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। और आप सोचो ना एक मिलिट्री फोर्स के पर्सनल के हिसाब से भी कि इतने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जहाँ पर चल रहे हों, आप कैसे डिफाइन करोगे कौन आतंकवादी है कौन नहीं है? यू डोंट नो, यू नेवर नो। और कई बार इसमें आपको पता है कि बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल्स के शहीद भी हो जाते हैं इन सारे ऑपरेशंस में। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तभी आसपा इन्वोक किया गया है। तो इसकी वजह से ये जो एक्ट था इसको बहुत ज़्यादा डिबेट किया जाता था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनफेमस था। एक्चुअल में ये पूरा एक्ट काम कैसे करता है, सपोज आसपा लगता कैसे, सबसे पहले कि सपोज कोई एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रिविलेजेस एक्ट का, उसके अंडर में नोटिफाई किया जाता है कि ये डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब्ड होते हैं उनका एक पूरा नोटिफिकेशन निकलता है। और ये नोटिफिकेशन कौन निकालता है? ये नोटिफिकेशन या तो सेंटर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकालेगी या तो उस स्टेट का गवर्नर निकालेगा। और उसके बाद ये एक बार नोटिफाई कर दिया गया कि ये सारी सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि डिस्टर्ब्ड हैं, इनका नोटिफिकेशन निकला। उसके बाद वहाँ पर आप मान के चलो कि आसपा इन्वोक कर दिया। वहाँ पे सबसे पहले तो मिलिट्री को वहाँ पर स्टेशन किया जाएगा, उसके बाद आसपा के अंदर में उनको वो सारी पावर्स दे दी जाएंगी जो मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, सारी पावर उनके पास हो जाती है।
अब इसमें यहीं से इनिशियली डिबेट शुरू हो गया था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, कहती थी कि ये जो आसफा एक्ट है ये आर्बिट्ररी है, इसमें पूरी पावर सेंटर के पास चली जाती है और इसकी वजह से सेंटर जो है अपनी मन चाहे तरीके से किसी भी एरिया को डिस्टर्ब नोटिफाई करके वहाँ पर ये लगा देता है। जहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं उस एरिया को भी डिस्टर्ब नोटिफाई कर देते हैं ये लोग सेक्शन 3 के अंदर में, और वहाँ पर अपनी फोर्सेस को लगा देते हैं, और फोर्सेस के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। बाद में फिर इस सारे डिबेट्स को सोचा गया और उसके ऊपर फिर 1972 में पहली बार इस एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट करके जो डिस्टर्ब्ड घोषित करने की पावर थी, जो नोटिफाई करते थे लोग डिस्टर्ब्ड किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्करेंटली डिसाइड होगा ये डिसीजन। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंस से अपने किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड नोटिफाई कर सकती हैं और उसके बाद वहां पर आसपा इन्वोक हो जाता है। अब अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जैसे सपोज स्टेट कहती है कि नहीं जी हम इस एरिया को नोटिफाई नहीं करने देंगे कि ये आसपा के अंदर में आए, सेंटर कहता है नहीं ये तो बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर आसपा आए और हम इसको नोटिफाई करके ही रहेंगे। अगर कॉन्ट्राडिक्शन की कहीं भी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हमेशा सेंटर जो है वो प्रिवेल कर जाता है, तो सेंटर का जो डिसीजन होता है वो प्रिवेल कर जाता है। और ये चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है कि सेंटर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर डिबेट है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो वहाँ भी सेंटर गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो प्रिवेल करता है, और इसीलिए कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये जो एक्ट था ये बेसिकली पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ भी मतलब पूरे इंडिया में जहाँ भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जहाँ भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे वहाँ पर इस एक्ट को इन्वोक किया गया था। लेकिन अभी अच्छी खबर यह है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से इस एक्ट को हटा लिया गया है। जैसे असम के ऑलमोस्ट 23 डिस्ट्रिक्ट में ये आसपा इन्वोक था, हालांकि आज सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है आसपा। ठीक उसी तरीके से मणिपुर में भी पार्शली हटा लिया गया इस एक्ट को, और नागालैंड में भी हटा लिया गया पार्शली सेम जगह। तो आप समझो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां पर इतनी ज़्यादा, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे पहले ये एक्ट आसपा जो है वो इन्वोक नागालैंड पे ही किया गया था, क्योंकि नागा इंसर्जेंसी आपको पता है बहुत तेज़ी से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में शुरू हुई थी। धीरे धीरे नागा इंसर्जेंसी बढ़ती गई पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और उसी तरीके से आसपा एक्ट को भी पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाया गया था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि वहाँ की सिचुएशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बहुत हद तक सुधर गई है, और ये एक मैसेज देना हुआ कि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम्स थी उसको बहुत हद तक सॉल्व कर लिया, और इसीलिए जो आसपा एक्ट था वो इन सारे स्टेट से पार्शली हट गया है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार और ये जो नोटिफाई किया, एक बार और जो ये बोला है अमित शाह जी ने कि हम जम्मू एंड कश्मीर से भी आसपा को हटाने का सोच रहे हैं, ये भी एक पूरा मैसेज देना हुआ है। बहुत सारे पाकिस्तानी जनरल्स मेजर्स आपने सुना होगा कहते हैं कैमरे पे आके कि इंडिया पहले अपनी प्रॉब्लम तो सुलझा ले फिर जाकर के हमको बोले। तो इंडिया ने जी अपनी प्रॉब्लम सुलझा ली है, और ये उसका बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हम अपना आसपा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर से भी, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमने ऑलरेडी हटा लिया है। तो आई होप आपको इस पूरे एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, और इसके हटने से क्या चेंजेस होंगे वो भी समझ में आ गई होगी। और इसीलिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक मैसेज है ये पूरी दुनिया को कि हम इंडिया के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे, इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत हद तक उन प्रॉब्लम्स को, उन इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुलझा लिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।